अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 2 दिन बाद मुल्क भर में औरत मार्च होगा। खवातीन अपने हुकूक के लिए निकलेंगी। इस मार्च के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, मगर आज ये एतराज़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहम सवालात उठाए। समाअत के आगाज़ में दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि हम औरत मार्च या उनके हुकूक के खिलाफ नहीं हैं, उनके प्ले कार्ड्स और स्लोगन्स के खिलाफ हैं, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आपने रिकॉर्ड पर क्या रखा है जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हो। आपने वो वजाहत देखी है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। वो इन हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। कहाँ इस्लाम के खिलाफ बात की गई है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि उनके स्लोगन्स तो वही हैं कि जो इस्लाम ने उनको हुकूक दिए हैं। उनके स्लोगन्स की क्या हम अपने तौर पर तशरीह कर सकते हैं? सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो खातून थी। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस्लाम में दिए गए अपने हुकूक मांग रही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात वाज़े कर दी तो हम कैसे मुख्तलिफ तशरीह कर सकते हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खवातीन को जो हुकूक दिए गए मैं उनकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ। तो अदालत ने पूछा कि किसने बच्चियों को जिंदा दफन करने को ख़त्म कराया है? वकील ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को जिंदा दफन करना ख़त्म कराया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज भी हमारे मुआशरे में बच्चियों के पैदा होने को अच्छा नहीं समझा जाता। आप ये बताएं कि हम कितनी खवातीन को विरासती हुकूक दे रहे हैं? ये औरत मार्च तो अभी होना है, आपकी दरख्वास्त कबल वक्त है। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम आपको अपनी बात बताने आए हैं और आप हमें अपनी बातें सुना रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरी है कि आप इस औरत मार्च को मस्बत अंदाज में देखें। अदालत ने औरत मार्च रुकवाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया और बाद में अदालत ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में औरत मार्च के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दुनिया भर की खवातीन अपने हक के लिए हर साल 8 मार्च को यौम खवातीन मनाती हैं और ये चंद सालों की बात नहीं है बल्कि एक सदी का किस्सा है, एक तवील जिद्दोजहद है। और 1908 में चंद खवातीन अपना हक मांगने निकली थी, अपनी बात समझाने निकली थी कि उन्हें भी बराबर के हुकूक चाहिए, मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा, दुनिया की बेहतरी में अपना हिस्सा, बल्कि हर कदम पर अपनी कारकर्दगी दिखाने का बराबर हिस्सा चाहिए। और सिर्फ काम नहीं बल्कि उजरत के मामले पर भी बराबर का हिस्सा चाहिए। उस वक्त न्यूयॉर्क की सड़कों पर 15,000 खवातीन थीं और उनका मुतालबा कम ड्यूटी आवर्स, बेहतर तनख्वाह और वोट देने का हक था। और 1911 से बाकायदा तौर पर खवातीन का दिन मनाया जाने लगा। उस साल पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड में ये दिन मनाया गया और इस कोशिश से उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंची भी। वो कुछ को समझाने में कामयाब भी हो सकी। और पाकिस्तान में 3 साल पहले 8 मार्च को एक कोशिश शुरू की गई। चंद खवातीन ने औरत मार्च का आगाज़ किया, फिर मुख्तलिफ तबके और मुख्तलिफ उम्र की खवातीन उसमें शामिल होती चली गई। अब एक तरफ चंद हज़ार खवातीन की आवाज़ और दूसरी तरफ उन आवाज़ों का मुखालिफ तबका है जो बराबरी के मुतालबे को बेहयाई, हक के मुतालबे को बगावत और इक़दार के खिलाफ करार देता है। जिस तरह औरत मार्च में शामिल शुरका को अपनी आवाज़ उठाने का हक हासिल है, उसी तरह लोगों को उस पर तनकीद का भी हक हासिल है। मगर मसला ये है कि तनकीद करने वालों ने गालम गलूच, किरदार कशी का रास्ता इख्तियार किया, जो पाकिस्तान में सबसे आसान रास्ता है कि किसी पर मगरबी एजेंट और मगरबी एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा दो। वो रास्ता भी इख्तियार किया गया, धमकियाँ देना शुरू कर दी गई, तहजीब को पीछे छोड़ दिया गया, मार्च करने वाली खवातीन के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। औरत मार्च को अभी 2 दिन बाकी हैं। औरत मार्च की जिस तरह हिमायत की जा रही है, साथ ही उसकी मुखालफत हो रही है। इससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ ये बहस हो रही है कि औरत मार्च निकालना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब तलाश कर लेते हैं कि औरत मार्च क्यों निकालना चाहिए। अदालत ने अपना फैसला दे दिया, मगर आदाद-ओ-शुमार भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से इस बात को सपोर्ट करते हैं। और एक नारा है जिसको मुतराज़ा करार दिया जा रहा है, वो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस हवाले से एक खातून ने खुद वजाहत की है और बताया है कि इस नारे का क्या मतलब। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस नारे का मतलब ये था कि मेरे जिस्म को मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ कोई ना लगाए, कि मुझे ताड़ा ना जाए, कि हमें हमारे जिस्म पे वो हकूक़ हासिल हों जो मर्दों को हासिल हों, कि हमारे जिस्मों को दुश्मनियाँ मिटाने और फ़ायदे की रिश्तेदारी बनाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ठोस इक़दाम ले। ये वो मर्ज़ी है जो हम चाहते हैं, जो हमें आईने पाकिस्तान देता है और जो हमारा हक है।
अब मजीद हकाइक पर बात करते हैं। अदाद शुमार क्या बता रहे हैं उसे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें सनफी तफरीक का जायजा लिया जाता है और हर मुल्क की 4 शोबों में कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 153 मुमालिक में पाकिस्तान का दर्जा जेंडर गैप यानी कि मर्दों को जो हुकूक हासिल हैं और जो बराबरी हासिल है और ख़वातीन को जो बराबरी हासिल है, उसमें पाकिस्तान का दर्जा 151 है और ख़वातीन को बराबरी देने में पाकिस्तान सिर्फ इराक और यमन से आगे है, बाकी सारी दुनिया से पीछे है। अगर सिर्फ जनूबी एशियाई मुमालिक से पाकिस्तान का मवाजना किया जाए तो इस इंडेक्स में जनूबी एशियाई 7 मुमालिक में पाकिस्तान सबसे निचली सतह पर है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान इन सबसे पाकिस्तान पीछे है, ये पाकिस्तान से आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी कारकर्दगी में पाकिस्तान सिर्फ 10 मुमालिक से बेहतर है और 143वें दर्जे पर है, यानी कि मर्दों के मुकाबले में जो ख़वातीन को हुकूक हासिल हैं तालीम के मैदान में। हालांकि ये सब मानते हैं कि ख़वातीन की तालीम से ही कौम की तरक्की मुमकिन है, मगर हाल यह है सेहत और बका के उसूल पर पाकिस्तान 149 दर्जे पर है, यानी पाकिस्तान में ख़वातीन की सेहत और बका का मामला तवज्जो तलब है। कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा कि ख़वातीन का सेहतमंद होना कितना लाजमी है, मगर इस वक्त हाल ये है जो कि नंबर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी निचली सतह पर है। सियासी इख्तियार के उसूल की फहरिस्त में पाकिस्तान का दर्जा कदरे बेहतर है और वो 93वें नंबर पर है। पाकिस्तान 4 अहम कैटेगरीज में 3 में से आखिर के 10 मुमालिक में है और 14 इंडिकेटर्स में 12 से 12 में 100 मुमालिक से नीचे है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ख़वातीन को सब हुकूक मिल गए हैं। हर जगह ख़वातीन को अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रही है, अब भी करना पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि मगरिब ने ख़वातीन के हुकूक को आसानी से तस्लीम कर लिया था, वक्त लगा, जिद्दोजहद की गई, एक तवील तारीख है। ख़वातीन ने पहले वोटिंग का हक़ लिया, फिर पार्लियामेंट में आई। उस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़िनलैंड की वज़ीर आज़म खातून हैं, उनकी 19 रुकनी काबीना की में 12 अराकीन ख़वातीन हैं। हुकूमती इत्तेहाद में 5 जमातें शामिल हैं और इन सब जमातों की सरबराह ख़वातीन हैं। पाकिस्तान में 32 साल पहले खातून वज़ीर आज़म बनी, फिर भी जेंडर गैप में पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह गया है, दुनिया आगे निकल गई। एक वक्त था जब मगरबी मुमालिक में भी ख़वातीन को अपने वोटिंग के हक़ के लिए लड़ना पड़ा। तवील जिद्दोजहद के बाद सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1883 में ख़वातीन को वोटिंग का हक़ दिया। उस वक्त भी वहाँ भी उन पर तनकीद होती थी कि ये हक़ क्यों मांग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में, फिनलैंड जहाँ आज खातून वज़ीर आज़म है वहाँ 1906 में ख़वातीन को वोट देने का हक़ मिला। अमेरिका में खातून को वोट डालने का हक़ 1920 में जाकर मिला। ये भी हकीकत है कि अब तक अमेरिका में खातून सदर नहीं बन सकी है। ख़वातीन उम्मीदवारों को आज भी अमेरिका में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हिलरी क्लिंटन मैदान में उतरी तो उन्हें भी खातून होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। कल डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से उम्मीदवार एलिज़ाबेथ वॉरेन ने अपना नाम वापस ले लिया। उन पर भी उनके खातून होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमले किए गए। सोसाइटी के एक तबके ने उन पर तनकीद की। अमेरिका जैसी सोसाइटी में भी अब तक खातून सदर नहीं बन सकी है और जो बनना चाहती हैं उन पर उनके खातून होने की वजह से तनकीद की जाती है। वक्त लगता है। मगरबी ममालिक ने जिद्दोजहद की, आज वहाँ मसाइल कम है, मगर हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है। सूरत हाल ये है कि हम मगरबी ममालिक से तो दूर खित्ते के बहुत से ममालिक से बहुत पीछे हैं। हकीकत यह है कि बांग्लादेश भी हमारे मुकाबले में ख़वातीन के हवाले से बेहतरी की तरफ तेज़ी से गामज़न है। बांग्लादेश की मुआशी तरक्की में ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है और सिर्फ यही नहीं, कुछ और हक़ाइक़ भी हैं जो इस हक़ में हैं और औरत मार्च क्यों ज़रूरी है इसकी कहानी बयान करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। 3% ख़वातीन की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है और पाकिस्तान में हर 1000 में से 69 बच्चे पैदाइश के पहले ही महीने में इंतकाल कर जाते हैं। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को दुनिया में लाने और फिर पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन एदाद शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है, क्या एक औरत को अपने जिस्म के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता और दूसरों की ज़िंदगी उनकी वजह से ख़तरे में पड़ सकती है, इसलिए वो अहम फैसले नहीं ले सकते, तो फिर शादी जैसा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे कर दिया जाता है? अपनी ज़िंदगी के फैसले वो कर नहीं सकते, मगर बच्चे पैदा करके नई ज़िंदगी दुनिया में लाने का इख्तियार भी उनके पास नहीं होता। उनका जिस्म है, दर्द तकलीफ भी उनकी है, मगर इख्तियार मर्द का है। हमारे मुआशरे में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासा किया जाने के मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत है। उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल ख़वातीन के रेप केसेस की तादाद 704 थी,
ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1999 سے جون 2019 کے دوران خواتین پر تیزاب حملے کے 3412 کیسز رپورٹ ہوئے. یہ وہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے عورت مارچ ضروری ہے. مگر کچھ نعروں کی بنیاد پر اختلاف کیا جا رہا ہے. اختلاف کیجئے, اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, سب کا حق ہے, اعتراض اٹھائیے, مگر دلیل سے بات کیجئے. لیکن جب بات گالم گلوچ, الزام تراشیاں, کردار کشی اور دھمکیوں تک پہنچتی ہے تو مسئلہ بنتا ہے مغربی ایجنڈا قرار دیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب ایسی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ حساس بات ہے کہ آپ کسی کو مغربی ایجنڈا آگے بڑھانے کی اور اسلامی ویلیوز پر حملہ کرنے کا الزام لگا دیں, معاشرتی ویلیوز پر حملہ کرنے کا الزام لگا دیں. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب ایک ایجنڈا ہے. مسائل مردوں کو بھی ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور عورتوں کو بھی ہیں. اس حوالے سے ہم نے ان لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیے ہیں, مگر روزمرہ کا تجربہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جو حقائق ہیں انٹرنیشنلی اور جو پاکستان کے اس وقت مختلف سرویز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے, مگر ایک روزمرہ کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شاید اس کے نتیجے میں بات سمجھنے میں آسانی ہو. ذرا سوچئے, آپ کے گھر میں اگر کوئی مرد رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ خوفزدہ نہیں ہوتے, یا وہ رات کو اکیلے پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرے تو بھی آپ کو کوئی خوف نہیں آئے گا. مگر جب آپ کے گھر کی خاتون اس طرح نکلے تو آپ کو تشویش ہوتی ہے. یعنی کہ وہ مردوں سے محفوظ رہے گی یا نہیں, یہ آپ کو تشویش ہوتی ہے. اس میں معاملہ عورتوں کا نہیں ہے, اس میں خوف عورتوں سے نہیں ہے, عورت پر بھروسے کی کمی کا بھی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں مرد کو خوف دوسرے مردوں سے. یہاں ڈر یہ ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ مرد کا رویہ کیا ہوگا, وہ اسے نقصان تو نہیں پہنچا دے گا. خطرہ مرد سے ہے, عورت کا نہیں ہے, مگر مخالفت عورت کی ہو رہی ہے. حالانکہ رویے کی تبدیلی کا مطالبہ مرد سے ہونا چاہیے, مگر پروپیگنڈا خواتین کے خلاف ہو رہا ہے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید خان نے بھی, اور سینیٹر ہیں وہ, گزشتہ روز ایک انٹرویو میں عورت مارچ کو وقت کا ضیاع قرار دیا. سینیٹر فیصل جاوید خان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ کو لگتا ہے آپ نے جو کچھ عورت مارچ کے حوالے سے کہا, ٹائم کا ضیاع ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس سب کی, آپ کو لگتا ہے کوئی مسائل نہیں ہیں عورت کے, خواتین کے پاکستان میں, یہ سب چیزیں وقت کا ضیاع ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے سب کرنے کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پرامن احتجاج کے ساتھ ہیں اور وہ ہر شہری کا جمہوری حق ہے. لیکن اس وقت جو بحث ہو رہی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو پوری مارچ کی جو برانڈنگ ہے, یہ جو میسیجنگ ہے, وہ یا اگر ان کی انٹینشنز دوسری ہیں لیکن مس لیڈ کر رہی ہے میسیجنگ, ادھر کریکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق ہماری روایات, ہماری ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ اپنے سلوگنز ترتیب دیں اور میسیجنگ اپنی کریں, ظاہر ہے نکلنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے ہر کمزور طبقے کے ساتھ, لیکن ایسے نعرے اور ایسے سلوگنز نہ ہو جو کسی طبقے کو اوفینڈ کر دیں, وہ غلط چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ بات کی ہے, ہم نے انہیں سیاست میں متعلق بھی کیا, ہماری گورنمنٹ میں بھی ہیں عورتیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہر کمزور طبقے کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, چاہے وہ ہمارے معاشرے کی کوئی عورت ہو یا مدرسے کا بچہ ہو, یعنی کہ کمزور طبقے کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے. تو اس لیے احتجاج میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ضرور مارچ کریں, ضرور پروٹیسٹ کریں, لیکن اس کی جو برانڈنگ ہے, میسیجنگ ہے, وہ ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے. مگر پٹیشن لے کے لوگ گئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کوئی ان کے جو سلوگنز ہیں اور جو مارچ کا موقف ہے وہ کہیں پر بھی ہماری جو ویلیوز ہیں یا پھر جو مذہب ہے اس کے خلاف نہیں ہے. آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر اسلامی اور وہ نہیں ہونا چاہیے اور غیر ضروری, جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا اور سوشل میڈیا پہ پلائی کارڈز دیکھے گئے, نعرے چلے, وہ قابل اعتراض نعرے ہیں اس میں بہت زیادہ. شاید کورٹ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ نہیں رکھی گئیں, لیکن کچھ نعرے جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا, آپ مثال دے دیجئے نا, کیونکہ عدالت نے بھی آج پٹیشنر سے کہا, جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے, کہ بھئی آپ رکھیں ریکارڈ پر, انہوں نے ریکارڈ پہ کچھ نہیں رکھا. آپ مثال دے دیجئے کون سا ایسا نعرہ ہے؟ نہیں, کچھ ایسے نعرے ہیں جو میں بول بھی نہیں سکتا نا ٹی وی پر. نہیں صاحب, آپ بولیے نا کہ کون سا ایسا نعرہ ہے. آپ ایک مارچ کے خلاف پورا کا پورا موقف دے رہے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع, یہ ہونا نہیں چاہیے, ہماری اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے. جب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی تو کون سا نعرہ ہے جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے؟ نہیں ہے شاذب, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, میں پچھلی مارچ کی تصویریں ہیں وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ضرور نکلے. پرابلم میسیجنگ میں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اور بالکل کریں.
मज़े के साथ अब इतने सारे स्लोगन्स हैं, इतने सारे लोग आते हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करते हैं, इतने सारे प्ले कार्ड्स, इतनी सारी मैसेजिंग हमने भी चलाई है और आप बता नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो मुझे शक हो रहा है कि कोई फोटोशॉप चीज़ें तो नहीं है आपके पास जो आपने देखकर एक मौक़िफ़ बना लिया है, या फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जो नारा है उस हवाले से आपका भी बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ है इस हवाले से। नहीं, इससे भी ज्यादा था, इससे भी ज्यादा थे, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन चले अगर अब जो ये मार्च कर रहे हैं उसमें एहतियात जरूर करें कि किसी तबके को ये ऑफेंड ना करें अपनी मैसेजिंग के साथ। अगर ये जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे मर्दों की अना या वो क्यों ऑफेंड हो रहे हैं, उनके सेंटीमेंट क्यों मजरूह हो रहे हैं? खातून कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किसी मर्द से थोड़ी कह रही है कि तुम्हारा जिस्म मेरी मर्जी, अपने जिस्म पर अपनी मर्जी की बात कर रही है। इसमें क्या इस्लाम के खिलाफ है और इसमें क्या एक मर्द की अना या सेंटीमेंट के खिलाफ है? मैं कह रहा हूं कि कोई तबका होता है जिसको आप ऑफेंड कर देते हैं, ऐसा ना करें। आप चीजों को अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप हकूक की बात करते हैं तो इस नारे से वो हकूक आपको कैसे हासिल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं समझ आती है। जब भी आप ब्रांडिंग करते हैं या मार्केटिंग किसी चीज की करते हैं तो उससे कुछ आप हासिल करते हैं ना, तो इस पे क्या हासिल कर रहे हैं, हकूक किस तरह से मिल रहे हैं इन नारों से, वो समझ नहीं आती है। इसलिए इसको ज्यादा डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बात को कि क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, किन हकूक की आप बात करना चाहते हैं, जरूर करें, आवाज जरूर उठाएं। मतलब ये सारी बातें की जाती रही और आज एक पटिशनर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सका, कोई बात सामने नहीं रख सका। एक भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा है, आपने भी अपना एक माइंड बनाया हुआ है। ये क्या हकीकत नहीं है कि एक मर्दों की ड्रिवन सोसाइटी है? मर्द ही औरत की शादी के फैसले करते हैं, मर्द ही फैसले करते हैं कि उसके बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे। वो अपने फैसले के सारे नहीं कर पाती है, तो वो अपने जिस्म से मुंसलिक कह रही है कि भाई मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मुझे फैसले होने चाहिए। तो इसमें मसला क्या है? और क्या ये भी हकीकत नहीं है मतलब कि अगर पढ़े लिखे तबकों में भी वो खवातीन भी जो इंडिपेंडेंट हैं, वो काम करती हैं, उसमें भी अगर बात इस पर आ जाए कि ये बच्चों को पालना है तो कौन अपने करियर पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? तो खातून ही को अपने करियर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए कि उसने जब ज़िंदगी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होनी है, तकलीफ भी उसने बर्दाश्त करनी है, तो बच्चे पैदा होने से लेकर पालने तक का अगर सारा काम उसका है तो उसकी भी मर्जी शामिल हो, वो फैसला करे। कभी किसी को अथॉरिटी मिलती है तो उसका मिसयूज करता है, कर सकता है। अब एक शोहर है, उसको अथॉरिटी है, वो समझता है उसको अथॉरिटी है, तो वो अपनी बीवी पे जुल्म शुरू करता है, गलत है। एक औरत को अगर ये अथॉरिटी मिलती है तो वो कुछ शुरू कर देती है, वो भी गलत है। तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो भी एक चीज है जिस पे डिबेट होनी चाहिए। बात जो मैं कर रहा हूँ, कमजोर तबका जो वीक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्लोगन्स हैं या जो मैसेजिंग है, ये आपको पता है शाहज़ेब कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी को ऑफेंड करती हैं ये चीजें। सब कौन सी वो मेजॉरिटी है जिसको ऑफेंड करती है? और आप कह रहे हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होता है, मर्द के पास अथॉरिटी है इसलिए मिसयूज होता है ना। वो अपने जिस्म के ऊपर अपनी अथॉरिटी मांग रही है कि भाई मेरा जिस्म है, मुझे अथॉरिटी दे दो। औरत की जिंदगी पर औरत अपना इख्तियार मांग रही है, अपने जिस्म पर अपना इख्तियार मांग रही है, बच्चे पैदा करने पर अपना इख्तियार मांग रही है, बच्चों को पालने पर अपना इख्तियार मांग रही है। तो सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है जो ऑफेंड हो रही है? इख्तियार बिल्कुल मांगे, इख्तियार के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ तरीका कार जो है उसकी मैसेजिंग है, ये सब मानते हैं कि ऑफेंड करती है, एक मर्द को नहीं करती है, ये औरतों को भी ऑफेंड कर रही है ये चीज। और मेरी जिस भी औरत से बात हुई है, जिस भी खातून से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी हमें ये नारा जो है वो अच्छा नहीं लगता, ये एक बेहुदा नारा, ये भी बोला और कहा ऑफेंड करता है। मतलब आपको जो खवातीन मिल रही हैं वो भी हम ख्याल हैं, आप जिन मर्दों से बात कर रहे हैं वो भी हम ख्याल हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। सोशल मीडिया पर आप खुद मौजूद हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए, जो इस मार्च में शिरकत करते हैं उनको जाकर देख लीजिए। और अगर आपने मौक़िफ़ इनके बारे में बनाया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किसी को सुन के नहीं बनाया है, बाकायदा पढ़ लिख कर बनाया है, क्योंकि इनका बाकायदा तौर पर 2020 का मंशूर है औरत मार्च का 15 नकात पर मबनी, जिसमें एक ये है कि जिन्स, ज़ात, फ़िरके, नस्ल या माजूरी की बिना पर मुलाजमत, रिहाइश, इलाज मुआलजे और तालीम के हुसूल में हर किस्म के इम्तियाज़ की तलाफी के लिए एक गैर मुतासिब कानून मंजूर किया जाए। एक और नुक्ता कहता है कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और उन पर जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए रियासत की जानिब से ठोस इक़दामात उठाए जाएं, जिसके लिए मौसर क़वानीन, एहतसाब और कम उम्री में इस मौजू पर इल्म का होना ज़रूरी है। इसके अलावा दफ्तरी मकामात की तशरीह में मज़ीद वजाहत की जाए ताकि खुद मुख्तार ठेकेदारान सीधे सादे और दिहाड़ीदार मजदूरों पर मुश्तमिल तमाम मुलाजमतों की जगहों पर इंसदाद हिरासगी क़वानीन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इस सब में एक और नुक्ता कहता है ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2017 का मौसर निफाज हो,
اس میں کون سا ان اسلامک ہے, کون سا ہماری ویلیوز کے خلاف ہے؟ منشور ٹھیک ہے, ان کے جو مطالبات ہیں یا باتیں ہیں, پوائنٹس ہیں, وہ ٹھیک ہے. میں صرف ایک چیز پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب, معاشرے, روایات کے مطابق سلوگنز جو ہیں وہ ترتیب دیا جائے. یہی آبجیکٹو تو میٹ کرنا ہے, یہ اچھا ہے, ضرور مارچ کریں. اور یہ آپ نے جو پوائنٹس دیے ہیں بالکل وہ پوائنٹس ٹھیک ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عورت مارچ جو ہے وہ نان ایشو ہے, تو آپ نے یہ سب پڑھے بغیر کہا تھا کہ یہ سب اچھا ہے, یہ سب ٹھیک ہے, وہ مارچ کر رہی ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور جو آپ کے پاس سلوگنز ہیں, عدالت نہیں کنونس ہوئی اس حوالے سے, ہم ہر سال ان کے سلوگنز دکھاتے ہیں, آپ نے کیا فوٹو شاپڈ امیجز دیکھے ہیں, مجھے بتا دیجئے. دیکھیں, نان ایشو میں نے اس لیے کہا کہ ابھی بہت سی اور چیز, جیسا میں ابھی بھی ڈسکشن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسپیسیفک کرنا چاہیے. اب تک جو کمیونیکیشن اور برانڈنگ ان کی سامنے آئی ہے وہ ہے, لیکن اب اگر یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسپیسیفائی کر دی ہے چیزیں, یہی آبجیکٹیوز ہیں, یہ پوائنٹس ہیں, یہ دیکھیں یہی طریقہ, میں نے اس انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ چیز کو کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اور بھی مسائل ہیں. 21% خواتین ہیں, ان کی جلدی کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے, بہت بڑے بچوں کی تعداد پہلے مہینے میں انتقال کر جاتی ہے, 93% خواتین ہیریسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں. جینڈر گیپ کے حوالے سے ہم نے سارے جو اعداد و شمار ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں. تو اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو وہ دوسرے مسائل پر جا کے بات کریں؟ جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مسئلے جو ہیں ٹھیک ہے, ان کو ہائی لائٹ کریں. بات یہ نہیں کر رہا, بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں تاکہ کوئی افینڈ نہ ہو. ایسا مگر طریقہ کار بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے, آپ کو سلوگن سے مسئلہ ہے, پلے کارڈ سے مسئلہ ہے, اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے منشور کی طرح. اور یہ کوئی آرگنائز پولیٹیکل فورس نہیں ہے, انڈیویجولی لوگ آتے ہیں. کچھ پلے کارڈز اگر لوگوں کو برے لگتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ مارچ کو کیسے نان ایشو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اب تو آپ نے سامنے رکھی ہے نا ان کی چیزیں, جو اسپیسیفک آپ نے بتایا, پوائنٹ سامنے رکھے ہیں. صاحب یعنی پوائنٹس پڑھے بغیر ہی پروپیگنڈا کر دیا گیا, عدالت گئے تو عدالت نہیں کنونس ہوئی, آپ نے بھی پوائنٹس پڑھے بغیر ہی اس کو نان ایشو کہہ دیا؟ میں تو صرف بات کر رہا ہوں برانڈنگ اور اس کی میسیجنگ کی, نعروں کی بات کر رہا ہوں. وہ پلائی کارڈز وہ یعنی کہ آبجیکٹو میٹ کرنے کو ایک طریقے سے بھی تو کر سکتے ہیں, ایسا طریقے سے, اور اس میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں جب یہ اپنی پیکیجنگ ٹھیک کر لیں. اچھا, ان کی یہ تو 3 سال سے کام کر رہے ہیں نا, 3 سال پہلے تو نہیں تھا, تو لوگ انوالو ہو گئے, بچوں کی کم عمری میں شادی ہونا ختم ہو گئی, پہلے مہینے میں جو بچوں کی اموات ہیں وہ ہونا بند ہو گئیں, بچیوں کی کیا مرضی شامل ہو گئی کہ وہ کب ماں بننا چاہتی ہیں, لڑکیوں کی مرضی شامل ہو گئی کہ وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں. تو 3 سال سے کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے کیا یہ سارے کے سارے ہو گئے تھے, کنسنسس ہو گیا تھا ان ساری باتوں پر؟ ایسی بہت سی ایشوز ہیں شاہ بھائی, ایسے بہت سی ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس ہونے ہیں. ہمارے ہاں قوانین بھی موجود ہیں, چیزیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں, اور ڈیموکریٹک ملکوں میں, جمہوری ملکوں میں ان ایشوز کو ریز کیا جاتا ہے اور ان کی آواز دبائی نہیں جاتی, اور لوگ سنتے ہیں, کنسرنز ہوتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, پرامن احتجاج کرتے ہیں. شیری رحمان صاحبہ کو 7 مہینے ہو گئے ہیں, چائلڈ میرج کا پر جو پابندی ہے اس حوالے سے جو ان کا بل وہ قومی اسمبلی میں پھنسا ہوا ہے. اب ظاہر ہے قومی اسمبلی میں انہیں کوئی ایسا نازیبا پلے کارڈ بھی نہیں اٹھایا تھا, کوئی ایسا سلوگن بھی نہیں تھا ان کا, 7 مہینے سے پھنسا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں آگے بڑھ جاتا اگر سب مل کے کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, زینب الرٹ بل انہی کی پیپلز پارٹی ہی کی کمیٹی جو جس کو چیئر کرتے ہیں بلاول, جو ہیومن رائٹ سٹینڈنگ کمیٹی ہے, 1 سال تک وہاں پڑا رہا, اور وہاں سے آیا نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے جب پھر سینٹ کی کمیٹی جس کو اگین پیپلز پارٹی کے چیئر کرتے ہیں وہ, اور ہم پش کرتے رہے, میں پریس کانفرنس بھی کی, آواز بھی اٹھاتا رہا, اب جا کے وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے. ایسی چیزوں میں قانون کو دیکھا جاتا ہے, اس میں امینڈمنٹ کی جاتی ہیں, مگر اسی پر فیضان اس پر سوال اٹھتا ہے. زینب الرٹ بل اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پورا کا پورا جو قوم تھی اس کو اتنی تکلیف ہوئی, اس کے باوجود اس میں تو کوئی پلے کارڈ نہیں تھے, کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں تھی, کسی نے نہیں کہا ہمارے مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے, ہماری معاشرتی ویلیوز کے خلاف بات ہو رہی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اتنا سال لگ گیا, اتنا عرصہ لگ گیا. 7 مہینے سے جو چائلڈ میرج ہے اس کو نہ ہو, اس کو 7 مہینے سے حکومت اس پر بیٹھی ہوئی ہے, شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو یہ بغیر شور مچائے, بغیر کسی سلوگن کے کون سی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟
असेंबली में और जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें यही खूबसूरती है ना, जब तक कंसेंसस नहीं होता और तमाम जो मेंबरान हैं उनकी राय आ नहीं जाती, फीडबैक नहीं आ जाती है, जिस तरह ज़ैन मल्लट बिल में हुआ है, बहुत ज्यादा तवील अरसा लगा लेकिन डिबेट हुई इस पे। मतलब अपनी जमात की तरफ से तो कमिटमेंट दीजिए कि जो शेरी रहमान साहिबा का बिल है इसको आप तेजी से कराएंगे, अपनी पार्टी की हद तक कम से कम कमिटमेंट दीजिए। हाँ, इस पे जो भी फीडबैक देना है, जो भी चीजें करनी है जल्दी करना चाहिए, मैं पुश करूंगा इसको, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद खान। सेनेटर फैसल जावेद खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबर से बात करेंगे। कराची में 3 रिहायशी इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 18 तक पहुंच गई है और अब भी मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। तंग गलियों में बनाई गई ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, जबकि वाक़े का मुकदमा सरकार की बुदयत में बिल्डर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR में गफलत, लापरवाही और लोगों को जानो माल को नुकसान पहुंचाने की दफा शामिल की गई हैं। अब अहम बात यह है कि आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी इमारत गिरने के वाक़े पर सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गैर कानूनी कब्जों, तजावुजात, कराची सर्कुलर रेलवे और से मुतालिक केसेस की समाअत की। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में गिरने वाली इमारत का हवाला देते हुए कहा कि कल के वाक़े में इतने लोग मर गए, सब आराम की नींद सोए हुए हैं। उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आप जूं रेंगना समझते हैं? छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना देते हैं। इन रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हुकूमत ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 20 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कार्रवाई सब दिखावे के लिए की गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था, वजीर आजम 1 हफ्ते सोई नहीं थी, सारे इदारे चोर हैं, कोई काम नहीं कर रहा। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि नाजिमाबाद में जितनी गैर कानूनी इमारतें बनी हैं उनकी रिपोर्ट दें। जवाब में एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि रिपोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिरने के वाक़े पर बरहमी के साथ साथ कराची में जारी ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक भी सख्त रिमार्क दिए और कराची सर्कुलर रेलवे 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस को कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सर्कुलर रेलवे के 24 दरवाजों में से 14 दरवाजे मसला बन गए हैं और 14 दरवाजों से तजावुजात हटाना मुमकिन नहीं है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल की तो बहुत कुछ खत्म करना पड़ेगा, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, सब मंसूबे खत्म करना पड़ेंगे। अदालत सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत के प्लान पर गौर करे। ब्रीफिंग के बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये सब लॉलीपॉप है, 6 माह का वक्त है, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल कर दे, मजीद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। सीपैक मंसूबा आप जारी रखें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कराची सर्कुलर रेलवे बहाल चाहिए। सर्कुलर रेलवे के लिए रास्ता बनाना, तजावुजात हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और ट्रेन के लिए सारा बंदोबस्त रेलवे ने करना है। रेलवे वफाकी वजारत है और पैसा भी वफाक फराहम करेगा। इसके साथ ही अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मुकम्मल मंसूबा और शेड्यूल 26 मार्च को तलब कर लिया। आज दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को कराची के मास ट्रांसपोर्ट प्लान है उससे मुतालिक भी तफसीलात बताई गई, जिस पर भी 3 रुकनी बेंच ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कराची मास ट्रांसपोर्ट प्लान की कॉपी अदालत में पेश की और अदालत को बताया कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो चुकी है और दीगर लाइन्स पर काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह नक्शे देते हैं इस तरह काम भी होना चाहिए। यह मुस्तकबिल का ट्रांसपोर्ट प्लान नहीं है। आप खर्चा करना चाह रहे थे, पैसा बांटना चाह रहे थे, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि फिर हम ये मंसूबे बंद कर देते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाएं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि ग्रीन लाइन सुरजानी टाउन से शुरू हो रहा है। यह मंसूबा 3 साल पहले शुरू हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल में तो पूरे एशिया में रोड बन जाती, पैसे हैं, अफरादी कुव्वत है, 1 साल में तमाम प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल नहीं हुए? इतनी बड़ी बड़ी रोड्स 1 साल में बन जाती हैं। जिस पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अदालत को बताया गया कि ऑरेंज लाइन अगले साल तक ऑपरेशनल कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस माह क्यों ऑपरेशनल नहीं हो सकता? आप लोग पैसे नहीं देते, नाज़िमाबाद चले जाएं, कोई काम नहीं हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई बदलता रहता है, लोगों को ख्वाब दिखाते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी गई है, लोग मर रहे हैं, आप लोग बीन बजा रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट मट्टी का ढेर हैं, गिर जाएंगे। जितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं आप खुद ही अगले 5 साल में गिरा देंगे। किमाड़ी का ब्रिज गिरने वाला है और किमाड़ी का राब्ता कराची से ख़त्म हो जाएगा अगर वो ब्रिज गिर जाता है।
यूनिवर्सिटी रोड एक बड़ा मजाक है, शहीद मिल्लत रोड कभी देखने के लायक होता था। इन रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि काम हो रहा है, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगी। 14 अगस्त को रेड लाइन भी मुकम्मल हो जाएगी, जबकि ब्लू लाइन और पर्पल लाइन पर अभी काम नहीं हो रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि कराची में सरकारी बसें क्यों नहीं चलाते। ये बसें तब चलेंगी जब मैं घर चला जाऊंगा, मेरे दूसरे साथी चले जाएंगे। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि बसें तो शहर में चल रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ नहीं चल रहा, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही नहीं। यहाँ 1955 वाली बसें चल रही हैं। जो लोग कराची में काम कर रहे हैं उनको क्या पता कराची का। मुल्क के लिए काम करें, जब तक डंडा ऊपर से नहीं आता आप लोग काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल कराची के तरक्याती मंसूबों, तजावुजात और ट्रांसपोर्ट मसाइल से मुताल्लिक हिदायत जारी कर रही है। इस मामले को संजीदा ले रही है और इन मामलात पर आइंदा समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब तक ये वायरस दुनिया भर में 1 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर चुका है और इसका दायरा हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरहद के दोनों तरफ कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ईरान कोरोना से मुतासिर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और ईरान में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 4700 से ज़ायद हो गई है और अब तक 124 अफराद की हलाकत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1200 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। साथ ही भारत में अब तक कोरोना के 31 केसेस सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया परेशान है, मईशत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। इस वक्त भी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मंदी है। आज चाहे वो भारत की स्टॉक मार्केट्स हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स हो, उनमें मंदी रही। कल शदीद मंदी थी अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में, आज भी मंदी के साथ ही खुली हैं और जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बुरी तरीके से गिर रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत को इसका फ़ायदा भी है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 6 केसेस सामने आए हैं और इसमें एक मस्बत खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान में कोरोना का सामने आने वाला पहला मरीज सेहतयाब हो गया है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक मरीज को कल शाम तक अस्पताल से रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत का दावा है कि अब तक जितने भी अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है उनकी हालत बेहतर है। जाहिर है पाकिस्तान में इस हवाले से तशवीश भी पाई जाती है कि दुनिया भर में जब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में इन केसेस की तादाद ज़्यादा है बताई नहीं जा रही है। हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर क्लैरिफाई भी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं छुपाया जा रहा है। और ज़ाहिर है प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं और भारत में भी जो ये तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है, मगर उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मोहम्मद खुसूसी बराए सहायक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत होती हैं हमारे यहाँ, मगर इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, सहूलतें वहाँ बेहतर हैं, वहाँ इतना तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, अमेरिका में फैल रहा है। ऐसे लोगों में भी आया जिन्होंने सफ़र नहीं किया था, जिनकी सफ़र की हिस्ट्री नहीं थी। तो पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर चाइना करता है जहाँ से ये शुरू हुआ, ईरान जहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है, दूसरे ममालिक में वहाँ से फैला, पाकिस्तान में वहाँ से लोग आए। तो बहुत सवाल उठ रहा है कि सिर्फ 6 केसेस कैसे हैं, कहीं तादाद इससे ज़्यादा तो नहीं है, हुकूमत को शायद इसका पता नहीं है। क्या जवाब है इसका? मैं एक तो आपके सवाल के जवाब में आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए एक दफ़ा फिर बहुत यकीन के साथ आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 केसेस हैं और इसके अलावा कोई कंफर्म्ड केस नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात के लिए। दूसरे ये कि थोड़ी बहुत हमने इस दफ़ा बर वक्त मुनासिब इक़दामात करके कुछ कोशिश की है। चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई, जिसके तहत वहाँ से कोई शख्स पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं किया चाइनीज़ कि जिसने वहाँ पे 14 डेज़ का क्वारंटाइन ना किया हो। तो चाइना से तो हम बहुत ज़्यादा महफूज हो गए इस सिलसिले में। जो पाकिस्तानी चाइना से वापस आए उनके लिए हमने अपने पॉइंट ऑफ एंट्री को स्ट्रॉन्ग किया और वहाँ पे इतना रीइंफोर्स उसको किया कि उसके बारे में अब हम बड़े पुरएतमाद हैं कि वहाँ पे कोई साइन सिम्टम वाला बंदा वहाँ से चाइना से वापस आया हुआ वहाँ से गुज़र नहीं सकता था। मैं ये नहीं कहता कि 100% वो परफेक्ट है, लेकिन वो 98% ज़रूर है। अच्छा, ये तो इसीलिए ये वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आपके 6 केसेस हैं उन तमाम की हिस्ट्री में चाइना कहीं नहीं, उन तमाम की हिस्ट्री में ईरान है। फिर ईरान के ऊपर आ जाते हैं।
ایران میں چونکہ قم اس کا ایپی سینٹر تھا، اور ان لائک چائنا کے اندر تو انہوں نے ووہان اور ہوبی پروونس کو کوارنٹائن کیا ہے، وہاں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ قم میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا قم سے جو ہمارے زائرین ہو کے آتے ہیں اس کے لیے ہم بہت متفکر تھے، اور اس کے لیے ہم نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی بحثوں کے بعد اور کتنی محنت کے بعد اور کتنی کوارڈینیشن کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک پلان بنایا کہ جس کے تحت ہم اپنے زائرین کو وہاں سے واپس لیں گے، تو ان کو ہم نے پھر کیسے اسکرین کرنا ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود لیکیج ہوئی، اور اسی لیے ہمارے پاس 6 کیسز ہیں، اور 6 کے 6 کیسز میں ایران کا کامن ڈینومینیٹر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ لوگ اس سے پہلے واپس آ چکے تھے اور سوسائٹی میں گھل مل چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی 7-8 ہزار لوگوں کے درمیان ایسے لوگ تھے جو کہ ایران سے واپس آئے ہوئے تھے، اور اس وقت تو آؤٹ بریک ہو چکا تھا اور ہم نے اس وقت تک اسکریننگ شروع نہیں کی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات کے اوپر کہ کس طرح ہم نے ان کو ٹریس کیا، اور ان کو یعنی تمام، میں اس کا سارا کریڈٹ صوبائی حکومتوں کو دیتا ہوں، کچھ تھوڑی بہت ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، تو ان لوگوں کو ٹریس کیا اور ان کو سائن سمٹمز فری جو تھا پایا، اور ان کے ساتھ ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی سائن سمٹم ڈیولپ ہو تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ پوائنٹ آف کیئر کے اوپر، پھر جو ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آئسولیشن ہے اس کی گائیڈ لائنز بر وقت بنا کے ان کو ایشو کیا، ایک مکمل کوارڈینیشن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آور سسٹم از پرفیکٹ، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بر وقت سمپل اقدامات لیکن پراپرلی امپلیمنٹ کروا پائے ہم ایک حد تک، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کا آؤٹ بریک بہرحال نہیں ہوا جس طرح کا ہمارے دونوں اطراف میں چائنا اور ایران کے اندر ہوا ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیسز زیادہ ہیں، اب تو شاید انہوں نے ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ صاحب، جو دوسرا کنسرن ہے وہ یہ ہے، اور جو دنیا بھر میں ہے، کہ یہ ایک بہت تیزی سے پھیلے گا اور اس کا ابھی بھی بہت زیادہ چانس موجود ہے، اور ظاہر جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو صحتیاب بھی ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو شروع میں ڈاؤن پلے کیا، وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور اس کے بعد ہے کہ جو امریکہ کی معیشت ہے اور جو خود ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ انہوں نے شروع میں اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل پاکستانیوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اچھی خبر پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، 6 ہی لوگ ہیں اور اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ مستقبل کی بھی آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے انتظامات ہیں کہ یہ پھیلے گا نہیں اور یہ نمبرز کنٹرول میں ہی رہیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہوگی جس کے کنسرنز دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے اب تک ہماری اسٹریٹجی کام کر رہی ہے، کل کا پتہ نہیں۔ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اور اچھے سسٹمز کے اندر بھی یہ آؤٹ بریک ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اٹلی کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، میں کوئی بالکل یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہمارے آنے والے دن کس طرح کے ہوں گے، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو گزرے ہوئے دن ہیں کہ جن کے دوران دوسرے ملکوں کے اندر آؤٹ بریک ہو گیا، ہم بچے رہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آنے والا وقت کیا ہولڈ کرتا ہے ہمارے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ، اور ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے، آنے والا وقت بتائے گا، مگر اس وقت ان کا کہنا ہے کہ 6 ہی تعداد ہے۔ پاکستانیوں کو اس حوالے سے حکومت کی جو نمبر سے بھروسہ کرنا چاہیے، ظاہر ہے بہت ساری صوبائی حکومتیں اس میں انوالوڈ ہیں، وفاقی حکومت اس میں انوالوڈ ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں لوگ جا کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، میڈیا ہے جہاں پر یہ باتیں ساری آ سکتی ہیں، تو حکومت بات کہہ رہی ہے اس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے۔ آئندہ کے لیے بھی امید کرنی چاہیے کہ یہ چیز پاکستان کو اس طرح متاثر نہیں کرے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے پھر کسی دن ملاقات ہو، یاد رکھیں، اللہ حافظ۔